मेरी एक नेचर में ये बात शायद थी कि किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे पुश किया सियासत में आने के लिए और मुझे बातें बनाने के अलावा उसके अलावा तो मेरी कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है। हंगामी हालात हों तो ये कि एक अंडा ज़रूर बना सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि सबके रिटायरमेंट का वक्त है। सियासत को अब खैर बात कहकर नए लोगों को आगे लाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। आप अक्सर इनको टेलीविजन पर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में देखते हैं और सियासत पर इनके तबसरे और तज़िये भी सुनते हैं, मगर आज हम डॉक्टर साहब से कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। इनसे ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे और कुछ पहलू उजागर करने की कोशिश करेंगे, और वो ऐसे होंगे जो इससे पहले आप नहीं जानते थे और वो आज के सेशन में हम आपके सामने लाएंगे। वैसे तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अगर उनकी हम जिंदगी का मुख्तसर जायज़ा लें तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब 9 अप्रैल 1959 में कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी कराची से ही हासिल की। 1978 में ज़मानत तालिब-ए-इल्मी में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। इसी दौरान जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की तालीम मुकम्मल की। 1986 में बाकायदा तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा बने और फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। महज 1 साल बाद ही उन्हें 1987 में 28 साल की उम्र में न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के कम उम्र तरीन मेयर कराची मुंतखब होने का एजाज़ हासिल हुआ। फारूक सत्तार पहली मरतबा 1988 में सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और 1993 में कराची के अवाम ने न सिर्फ भरपूर एतमाद का इजहार किया बल्कि पहले कौमी असम्बली और उन्हें फिर सिंध असम्बली में भी पहुंचाया और जहां उन्होंने अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारियां भी अदा की। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अब तक 2 मरतबा सूबाई असम्बली और 6 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वो सिंध और वफाकी हुकूमत में अहम वजारतों के साथ साथ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन के तौर पर भी अपने खदमात अंजाम दे चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं सर आप? जी थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में जैसे पाकिस्तान के एक पाकिस्तान का आम शहरी है, मेरे ख्याल में मैं और आप उससे मुख्तलिफ नहीं है और मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं। यानी आप भी उनकी तरह और हम भी उनकी तरह रंजीदा ही हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने ये तो बता दिया कि आपने मेडिकल की तालीम हासिल कहाँ से की। ये बताइएगा क्या अब मेडिकल के शोबे से डॉक्टरी से आप मुतमईन नहीं थे कि सियासत में आने का शौक आपको पैदा हो गया? देखें, एक मेरे ख्याल में मेरी एक नेचर में ये बात शायद थी कि कोई किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पुश किया सियासत में आने के लिए, और वो बिल्कुल कोई ये मुझे नहीं मालूम था कि ये एक्टिव पॉलिटिक्स में इतना बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, ये पूरी ज़िंदगी वक्फ करनी पड़ेगी। कोटा सिस्टम था ना सिंध में। मेरे ख्याल पाकिस्तान के किसी सूबे में इंतज़ामी तौर पर तकसीम नहीं है कि एक दही इलाका हो सूबे का, दूसरा शहरी। तो दही और शहरी सिंध की तकसीम और तालीमी इदारों में मेरिट का कत्ल और कम नंबर पर जो लोग हों उन्हें दाखिला मिल जाए प्रोफेशनल कॉलेजेस में, और जो अच्छे नंबर हो, अच्छे ग्रेड और अच्छी मेरिट पर हो उन्हें ना मिले, तो मेरे ख्याल में उसमें मुझे खुद तगोदो करनी पड़ी, खुद मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी। तो उसकी वजह से मेरी ये फीलिंग थी। और उसी वक्त ये APMSO बनी थी जो उस वक्त के तलबा और तालबात की आवाज़ थी कि जो लोगों की नफ्स पर जैसे कि हाथ रख दिया हो, और जैसे अंधा क्या चाहे 2 आँखें। तो APMSO उस वक्त लोगों के लिए इतना बड़ा शेल्टर और सहारा थी कि जिसने उनके इस बुनियादी इस मसले को उठाया। तो जाहिर है कि मैं भी मुझे दाखिले में मुश्किल हुई। 1 नंबर से कराची में दाखिला नहीं, बल्कि 1 नंबर से दाखिला रह गया मेडिकल कॉलेज में। 10 पर्चे साथ दिए, तो फिर उस साल 1 नंबर से कराची में रह गया। फिर लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरों में दाखिला मिला। क्या बात है। जब वहाँ पर गए तो उस वक्त कौम परस्ती उरूज पर थी। तो वहाँ पर आटे दाल का भाव पता चला जब फर्स्ट ईयर फूल के नाम पे जो ऐसे तालिब इल्म जो कि कराची से आते थे या जिनका ताल्लुक खालिसतन अंदरून सिंध से नहीं होता था, तो उनके बड़ी मिजाज पुरसी होती थी फर्स्ट ईयर फूल के नाम पे, यानी रैगिंग होती थी। और फारूक साहब, ये तो तालीमी आपने करियर हमारे साथ शेयर कर लिया ना। सियासतदानों की तो वैसे ही ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है। कभी उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है जलसों के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। हमें ज़रा ये बताइए कि घर वालों के लिए कैसे टाइम मैनेज करते हैं, और जब उनके साथ मौजूद होते हैं तो क्या कुकिंग वगैरह करते हैं, कुछ बना के उनको देते हैं स्पेशल?
अब मेरे ख्याल में देखिए, मुझे बातें बनाने के अलावा सियासत में सियासत के दाव पेच है, उसके अलावा तो मेरी कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, कभी कोई बहुत हंगामी हालात हों तो ये कि एक अंडा ज़रूर बना सकता हूँ, चाहे वो स्क्रैम्बल हो, चाहे वो ऑमलेट हो, चाहे वो हाफ फ्राई हो, या फिर ये कि उसके साथ चाय या कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, और बाकी डबल रोटी से काम चल जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो सारी मतलब ये तो सारी स्मार्ट रहने वाली ग़िज़ाएं हैं, तो मुझे लगता है आपकी जो स्मार्टनेस है ना, जो हम हमेशा से देख रहे हैं उसी तरह मेंटेन है, उसका राज यही है पीछे। हाँ देखिए, उसके सबसे बड़ा राज है कि आई ईट लेस, मैं कम खाता हूँ, स्लीप लेस, मैं कम सोता हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, तो मेरे ख्याल में मेरी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, लोग भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपके बोलने का हुनर है, ये आपकी शादी के वक्त भी काम आया? मतलब आपकी लव मैरिज हुई और अरेंज बाद में, या फिर पहले लव हुआ और बाद में अरेंज, क्या मामला था? देखिए, वो तो शुरू में पहली मरतबा तो ये बात नाकाम हो गई ना, कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, आखिर इस बीमारी दिल ने, या हाय इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो पहली मरतबा तो अफशा ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जब वो कॉलेज आई थी, और अपने नाना से मिलने आई थी, और नाना उनके प्रिंसिपल थे, और मुझे से टकराई और कहने लगी ऑफिस। तो डॉक्टर साहब, आप तो यानी कि शुरू से ही फिर खतरों के खिलाड़ी हैं, मतलब आपको पता है प्रिंसिपल है नाना। देखिए, मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाना था, मैंने कहा कि नहीं, मैं ये क्यों बताऊं कि वो सेकंड फ्लोर पे हैं, कहाँ बैठते हैं। मैंने कहा मैं ले चलता हूं, तो मैं उन्हें खुद प्रिंसिपल के ऑफिस ले गया। मेरे प्रिंसिपल उसके नाना थे, खैर वो बात हो गई। फिर उनकी वालदा को ज़रा सा फील हुआ तो उन्हें कुछ इलाज मालजे में गाइडेंस चाहिए थी, तो वो बेचारी मुझसे राब्ते में रहीं। मैंने उन्हें कॉलेज की कैंटीन से बन कबाब खिलाया, मैंने उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाई, वो मेरे लिए बिहारी कबाब लाई उस वक्त। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो मैंने कहा कि भाई यहाँ, लेकिन फिर मुझे पता बड़ा गलत दिया उन लोगों ने। अच्छा। और मैं ढूंढता ही रहा, वो मिले नहीं। फिर उसके बाद जब मैं मेयरशिप हो गई, जब मैं मेयर इलेक्ट हो गया, तो एक दिन सुबह फ़ोन आते, मेरे वालिद कहते हैं भाई किसी का फ़ोन आया। तो मैंने फ़ोन के पता चला कि मुझसे पूछा उस किसी ने कि भाई आपने पहचाना? मैंने कहा अफशा। ये 4 साल बाद हुआ था। अच्छा, जब पानी की बंदिश हुई, यानी आपने तो मुझे देखा, आवाज़ से पहचान लिया 4 साल बाद। तो उनकी वालदा ने कहा कि भाई इससे फ़ोन करो, भाई वो तो वही लड़का है जिसने हमारा बड़ा ख्याल किया था। तो वो ब्रुक बॉन्ड में काम करती थी, सारी सखियाँ जो हैं उसकी फ्रेंड्स थी, उनका भी करो क्यों नहीं, मेयर है, करो, अच्छी बात है। तो किया, तो मैंने तो पहचान लिया था। मतलब देखिए, खिदमत हल्का आपने की डॉक्टर साहब, और आपको उसके एवज में मोहब्बत मिली, सच्ची मोहब्बत। क्या बात है। अच्छा बताइएगा फारूक साहब, तफरी के लिए क्या पसंद करते हैं? मौसीकी पसंद है, ड्रामा या मूवी, क्या अच्छा लगता है आपको? क्या करते हैं जब आप उकता जाते हैं, मतलब सियासी सरगर्मियों से अपने? देखिए, मौसीकी रूह की ग़िज़ा, इसमें कोई शक नहीं। आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, और मैं गज़लें सुनता हूँ, कुछ पुराने गाने सुन लेता हूँ, अंग्रेज़ी म्यूज़िक भी सुन लेता हूँ ज़रा, जो हमारे कॉलेज लाइफ के ज़माने में थी। नए गाने भी ज़रा कम, लेकिन हाँ, तो म्यूज़िक, गज़लें, और कुछ शायद कभी किताबें, किसी शायर की किताब पढ़ ली। कुछ गुनगुनाना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कुछ गुनगुना के सुनाना चाहेंगे? मेरे ख्याल में मैं ये कहता हूँ कि ये गजल है, हमारा दिन बन जाएगा। अहमद फराज की सुबह। जी जरूर। भैया, अब के तशदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। क्या बात। अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तान जाना। आखिर अब तो ये आलम है कि होश ही नहीं, रगे मीना सुलग उठी के रगे जाना जाना। होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, जैसे उड़ते हुए औरा के परेशान जाना। ये कॉलेज लाइफ में हम लोग बहुत सुनते थे, पढ़ते थे, मुशायरे होते थे, बहुत खूब। तो उसमें हम जाते थे। तो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो शायरी आपको याद होना, और फिर अब मौके की मुनासबत से आप जो शायरी करते हैं ना, फिल बदी, जो आपके जुमले होते हैं, शायरी होती है, इसको बड़ा लोगों ने पसंद किया है। इसकी क्या वजह? कि मेरा ख्याल है आपको एक तो अजबर तो है ही, लेकिन मौके की मुनासबत से शेर याद आ जाना, ये बड़ी बात है। देखिए, मेरे ख्याल में जब आपने अच्छा खासा मुताला किया हो और आपको अशार याद आ जाते हों, याद रहते हों, तो स्कूल लाइफ से जब बैतबाजी के मुकाबले होने लगे, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं शायद इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। मुझे फिर इनाम इकराम भी मिले, या
बड़ी हौसला अफजाई मिली। तो उसमें मेरे अच्छे नंबर या पोजीशन आती थी। बैतबाजी के मुकाबलों में हम अच्छा करते थे। और उसके बाद फिर उर्दू जो है उस पर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ कमांड है। तो कॉलेज लाइफ में भी सारी चीज़ें काम आई। फिर उसके बाद फिर प्रोफेशनल कॉलेज में भी। और मेरे ख़्याल में बस फिर मौके की मुनासबत से सारी चीज़ें होने लगी। थोड़ी बहुत आपकी विट भी काम आती है, जब आप एक्सटेम्पोर कोई बात कर सकते हो, आप फौरी कोई किसी बात का जवाब दे सकते हो, तो ये सारी बातें फिर काम आती चली गई। पर्सनल लाइफ में भी काम आई और सियासी ज़िंदगी में भी सारी चीज़ें। बिल्कुल, यानी ये बैतबाजी के अच्छा मुकाबले खासा और ये सारे जो कॉम्पिटिशन्स थे ना, ये काम आए हैं डॉक्टर साहब के आगे चल के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ऑब्वियसली आज आप कामयाब हैं अपने करियर में और आपने एक स्ट्रगल देखी है सियासत में, लोगों के लिए काम किया और इतनी दफ़ा आप इलेक्ट भी हुए हैं। मुझे ये बताइएगा, जब आप कामयाबी के सफ़र पे होते हैं तो कहीं ना कहीं पॉइंट एक लाइफ में आता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपने ये करियर क्यों चूज़ किया, मैं क्यों यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे शायद ये फील्ड सूट नहीं करी। ऐसा कभी मौका आया था? मेरे ख्याल में सिर्फ इस वजह से शायद थोड़ा रिग्रेट होता हो कि मेरी नेचर, मेरे वालिदैन की तरबियत, उन्होंने जो नसीहतें हमेशा की, उसमें मैं किसी हैंकी पैंकी की तरफ नहीं गया, करप्शन की तरफ, बदउनवानी हो। और मैं आज भी 40 साल हो गए मुझे एपी में से लेकर यहाँ तक, मैं उसी घर में रहता हूँ जो मेरे वालिद साहब का घर है, जिसमें मेरी 3 बहनों का शेर है। और मैं कोई डिफेंस क्लिफ्टन नहीं गया, बड़ी मॉडेस्ट नेबरहुड है ये मेरा, दरमियाना तबके का। तो मेरे ख्याल में पीआईबी कॉलोनी में रहता हूँ और लोगों को हैरत होती है कि भाई बहुत सारे पॉलिटिशियन, इवन बहुत सारे मेरी पार्टी में भी है लोग मेरे साथी जो शायद अपने आबाई मोहल्ले इलाके से डिफेंस गए या क्लिफ्टन गए या पीसी एचएस या नॉर्थ नाज़िमाबाद, लेकिन मेरे ख्याल में मैं वहीं पर हूँ। तो ये लोगों को ज़रा इस बात पे समझ आती। तो इसमें कभी कभी ज़ाहिर है कि वसाइल की तंगी, पैसों की तंगी, और इस वक्त तो जो है लोगों की जो माशी हालात है उसमें जब लोग कोई सवाल करें और आपसे कोई छोटी सी इमदाद की बात करें, उसमें फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़े, फिर अपने दोस्तों की मदद से कोई चैरिटी पूल बनाना पड़े और उसको फिर मैनेज करना पड़े। क्या बात, तो उसमें थोड़ा फील होता है कि डॉक्टर होते तो अच्छे खासे नोट छापते। मैंने तो प्लास्टिक सर्जरी में प्रैक्टिस भी की थी और वहाँ नोट छापते तो शायद लोगों को इतना महसूस ना होता। यहाँ तो नोट छापने का सीधा जी, यहाँ पे तो वो जो तरीका है आप उससे कोसों दूर हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ये बता दें कि मुल्की सियासत में कोई ऐसा है जो कि फारूक सत्तार साहब का रोल मॉडल है, और क्यों है, क्या वजह है इस बात की? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए बहुत से, हर पार्टी में बहुत बेहतर और बहुत अच्छे लोग भी हैं, और जाहिर है कि बहुत सारे वो लोग भी जो स्टेटस को रखना चाहते हैं। मैं देखें अच्छे या बुरे से ज़्यादा इस बात को कंपेयर करता हूँ कि कौन ये समझता है कि अब इस मुल्क को एक फंक्शनल पॉलिटिकल और स्ट्रॉन्ग और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी जिसमें आम आदमी की भी शमूलियत हो, शिरकत हो। सिर्फ इलेक्शन तक उसका वोट डालना उसका राइट ना हो, बल्कि इलेक्शन से पहले जो उम्मीदवारों का चुनाव है उसमें भी वर्कर्स की सह होनी चाहिए, इंटरव्यूज़ होने चाहिए और ज़्यादा वर्कर्स को उम्मीदवार बनाना चाहिए, ज़्यादा मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहिए, ज़्यादा हमारी बेटियों को हमें मौका देना चाहिए, उन्हें आगे लाना चाहिए। उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और डायरेक्ट इलेक्शन के लिए उन्हें लाना चाहिए। हम उन्हें रिजर्व सीट पे महदूद कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में, और फिर पार्टी के स्ट्रक्चर्स में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनों को जो है वो हमें ज्यादा मौका देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, यही वो तरीके हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी गेम है जो हम अपने हर प्रोफाइल गेस्ट के साथ प्ले करते हैं, और वो ये है कि हम एक नाम लेंगे पर्सनालिटी का, आपने उनको कोई मशवरा देना है मजेदार किस्म का। सबसे पहला नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, क्या मशवरा देना चाहेंगे? या कोई वन लाइनर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में बरह रास्त पॉलिटिक्स से तो वो थोड़े से वैसे ही आउट हैं। तो मेरे ख्याल में बस वो बच्चों की सरपरस्ती करें और नौजवानों को मौका दें। सिर्फ मरियम नवाज जो कि रिलेटिवली कम उम्र हैं उन पर बात ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो पार्लियामेंटेरियंस होने चाहिए, जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नुमाइंदे, वो भी 35 साल और उससे कम उम्र के अगले इंतखाबात में अगर ज़्यादा होंगे
तो लोग बहुत सारी गलतियां जो हम सब करते हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी की होगी, मेरे ख्याल में लोग उन्हें भुलाने के लिए तैयार होंगे और ये उनका इक़दाम बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला नाम है आसिफ अली जरदारी साहब का। अब बस मैं समझता हूँ कि सबके रिटायरमेंट का वक्त है और सियासत को अब खैर बात कहकर नए लोगों को आगे लाना चाहिए। बहुत ज़्यादा सब ने पॉलिटिक्स कर ली और स्टेटस को की वजह भी यही हो सकती है कि शायद जो 60+ पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की ना जी, या 70+, अगर आप देखें सारी बड़ी जमातों के जो 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 चीदा रहनुमा है वो 70+ है ज़्यादातर, और या 60+ है। तो मेरे ख्याल में अब 70+ को और 60+ को मिलके 40 और 50+ को मौका देना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगला नाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब। वन लाइनर मशवरा। मेरे ख्याल में इन सब के लिए बशमूल मेरे भी, हम सब के लिए मशवरा होना चाहिए कि पॉलिटिक्स नीड फ्रेश ब्लड। डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो तजुर्बा है ना मुल्क को, कौम को, आपके हल्के की आवाम को उसकी जरूरत है। आप जवानों की बात करें, चले फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए कोई मशवरा या नसीहत, वन लाइनर, इनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्हें भी ये कहूँगा कि वो सिर्फ अकेले काफ़ी नहीं है, उनकी उम्र के, उनसे बहुत छोटी उम्र के हमें बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में चाहिए आगे, PMLN में चाहिए, JUI में चाहिए, PTI में चाहिए। देखिए, PTI ने भी गो के नौजवानों की बात बहुत की, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक उनकी इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट या कारकुन होने की हद तक, लेकिन नुमाइंदगी के लेवल पे उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने उनका जिक्र किया बानी PTI का, आप उनके इत्तेहादी भी रहे हैं आपकी जमात, तो फिर इस वक्त वो मुश्किल में है, तो कोई मुखलिसाना मशवरा ही दे दें उन्हें। मेरे ख्याल में बड़ी मेच्योरिटी की ज़रूरत है, एज के लिहाज से भी, एक्सपीरियंस के लिहाज से भी, और बहुत सारी चीज़ों में महाज़ाराई की जो सियासत है। MKM के नज़रिया था बड़ा मजबूत, उसकी तंजीम थी, उसमें नज़्म ज़ब्त था, नज़रियाती कारकुनों की बड़ी खेप थी, इसलिए हमारे उरूज व ज़वाल में हमें 35 साल लगे। अच्छा, PTI के पास वो नेटवर्क कारकुनों का नहीं है, अवामी ताईद और सपोर्ट हो सकती है, इसलिए अगर कोई भी मकालमे का, डायलॉग का मामला बनाने का, बातचीत का मौका मिले, उसको अवेल करें। बिल्कुल ठीक। और फोकस इस बात पे करें कि पिछले इलेक्शन को लकीर पीटने की बजाय सांप तो गुजर गया, अगले इलेक्शन की बात करें कि वो जितना जल्दी हो, देखने की कोशिश करें, वही एक बेस्ट। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लोगों ने आपका तो सियासत के हवाले से रुख है, लेकिन अब आज हमने दिखाया कि पर्सनल लाइफ के अंदर आप क्या सोचते हैं, कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, अपने करियर में आपने क्या देखा, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के।